सो इतनी खुशी मुझे कोई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने में नहीं हुई जितनी खुशी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने में हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे चैनल पे जो भी मैं रिलीज करती हूँ वो अपनी खुशी से रिलीज करती हूँ, जो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मुझे अच्छे से आता हो पढ़ाना। और कुछ ऐसी भी प्लेलिस्ट होती है जो मैं थोड़ा बच्चों के अकॉर्डिंग भी रिलीज करती हूँ, जिसमें मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि मैं इस टॉपिक को समझ के अच्छे से आपको समझा पाऊँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको एक छोटा सा बात बताती हूँ। जब मैंने लॉ स्टार्ट करनी थी, जब मेरे को क्लैट का एग्जाम देना था, जब मैंने स्टार्ट की थी कोचिंग, मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन की जीरो नॉलेज थी। अमेंडमेंट्स नहीं पता थी, शेड्यूल नहीं पता था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 भी नहीं पता था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ भाई, कुछ रूल्स होते हैं, दैट्स इट, हमारा देश इसी के ऊपर चलता है। कुछ नहीं पता था, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उसके बाद मैंने सारा कुछ सीखा है, समझा है, और सेल्फ स्टडी करके सीखा है वो चीज़। मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके पढ़ो, और मैंने सारा कुछ पढ़ा। एंड 1 से 2 महीने में मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन जानती थी। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया जो मेरी वीकनेस थी। तो जो भी बच्चों को लगता है ना कि नहीं ये हो नहीं पाएगा, ऐसा है वैसा है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। अपनी प्लेलिस्ट में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊं, ताकि आपके माइंड में चीज़ें आराम से जाए, सारी चीज़ों को आप अच्छे से अपने माइंड में समझ सके, ले सके, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है एक तरीके की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते थे, अब स्कूल में क्या होता था कि आपको यूनिफॉर्म पहननी होती थी, और शूज़ जो है किस टाइप के होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। यू कैन नॉट वेयर एनी ज्वेलरी, और कुछ मेकअप नहीं कर सकते हो, आप मेहंदी नहीं लगा सकते हो, इस टाइप के कुछ रूल्स होते हैं स्कूल में, राइट। कि लाइक गर्ल्स हैव टू पॉनी टेल बनानी होती है, बॉयज़ की भी कुछ रूल्स होते हैं कि हेयर कट होना चाहिए। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री के लिए रूल्स लिखता है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आपको इस तरीके से चलना है, आप किसी को ऐसे हिट नहीं कर सकते हो, आप हर्ट नहीं कर सकते हो, किसी को कुछ उल्टा नहीं बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वो भी एक लिमिटेशंस के साथ है। किन किन चीज़ों पे आप बात नहीं कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, और किसके पास कितनी पार है, कौन किस अथॉरिटी पे बैठा है, कौन कितनी पार को एंजॉय कर सकता है, क्या उसके पार की लिमिटेशन है, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। और प्रियम्बल के बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, एंड देन लेटर ऑन शेड्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या है, इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट में बताने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ये हमारा पहला वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और क्यों बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक बहुत अच्छी और लंबी कहानी है, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे। कौन कौन लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या सोच के बनाया था, क्या एजेंडा था, क्या एम था, क्या क्या चीज़ें थी जिस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ही सॉर्टेड प्लेलिस्ट जाने वाली है और बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। सो अब सबसे पहले हम आते हैं थोड़े से बेसिक पे। कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने से पहले थोड़ा बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैसे बना था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सुप्रीम लॉ। ये तो हम सबको पता है, और नहीं पता तो जान लो कि ये इंडिया का सुप्रीम लॉ है, हमारी कंट्री का, और इसी से ही पूरी कंट्री चलती है। इट डिफाइन्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। क्या-क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को अलग-अलग करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूशंस के बीच। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन सुपीरियर नहीं होगा, उसके पास सारी पावर नहीं होगी, हर किसी के पास थोड़ी-थोड़ी पावर होगी, और अपना-अपना काम उनको एक डेलीगेट किया जाएगा, जिससे वो अपनी-अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। और क्या गारंटी करता है कि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिले, उनके साथ गलत ना हो। So it is the highest legal authority and every law in India must conform to it. So ये मतलब सबसे हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई भी लॉ इंडिया का नहीं है, ना कि कोई पर्सन या कोई भी अथॉरिटी है। So the next point, the constitution was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. Here 26 November 1949 a very important date and 26 January 1950 one of the most important date. ये दोनों डेट्स है ना, इसमें बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं। ये क्लैट में हो गया, सीयूटी में हो गया, कोई जुडिशरी में हो गया, कैसा भी पेपर हो, थोड़ा भी बहुत भी लॉ अगर आता है तो ऐसी डेट्स पूछी जाती ही जाती हैं, और बच्चे
बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है अडॉप्शन और फोर्स की डेट एक ही है, ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट डेट्स होती है ये। एंड इसको इस तरीके से रट लो कि नींद में भी ना भूलो, ठीक है। सो मार्किंग इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इनटू, तो इस टाइम क्या हुआ था, मार्क किया था इंडिया ने, इंडिया सॉवरिन बनी थी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे गवर्न होती, जैसे गवर्नमेंट होती उनकी, एक रूल करती गवर्नमेंट लोगों की, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं होता मोनार्क वाला। और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे खुद के देश का एक संविधान बना था जिसमें सारे रूल्स लिखे गए थे कि हमारा देश इन नियमों के अनुसार चलेगा, और जो कि हमारे खुद के देश के नियम है, हमारे अपने लोगों ने वो नियम बनाए हैं, ना कि किसी बाहर वाले पर्सन ने। लेकिन फिर भी उस टाइम पे कम्युनिटी में कमिटी में, ओके, उस टाइम पे कमिटी में फिर भी काफी ऐसे पदों पे बाहर के जो थे ब्रिटिशर्स वो बैठे थे, क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने कंट्री को सौंपा नहीं था, कंट्री को चलाने के लिए हमें फिर भी गाइडेंस की जरूरत थी। लेकिन अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस चीज को यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। वाई इंडिया नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या थी। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जो थी वो गवर्न होती थी बाय द लॉज फाउंड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिशर्स का राज था, उनके लॉज के थ्रू गवर्न होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो प्रोवाइड करता है लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस। यानी वो धीरे धीरे कहते नहीं नहीं आप अपनी कंट्री को चला रहे हो, ऐसा दिखा रहे थे ब्रिटिशर्स, लेकिन ऐसा था नहीं। मोटा मोटा जो काम था ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, यानी जो सुप्रीम पावर थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, इंडिया वालों के हाथ में नहीं थी, ठीक है। सो विच प्रोवाइड्स, तो इससे क्या, ये क्या रूल प्रोवाइड क्या कर रहा था इंडिया को, सेल्फ गवर्नेंस तो प्रोवाइड कर रहा था कि आप अपनी कंट्री को खुद चलाओ, बट लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेशंस थी। अब भाई ऐसे कौन है जो दूसरी कंट्री राज कर रही है और हम अपनी कंट्री में लिमिटेड मामलों पे ही बात कर पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं, फिर तो हम नहीं कर रहे हैं रूल, राइट। सो बट केप्ट अनलिमिटेड पावर विद ब्रिटिश क्राउन, बट ब्रिटिशर्स के पास अनलिमिटेड पावर, तो लाइक क्लियर है, आपको समझ आ रही होगी ये चीज कि पॉसिबल नहीं था कि हमारी कंट्री में हम रूल कर रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, इंडिया को अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, इंडिपेंडेंस तो मिल गई लेकिन इंडिपेंडेंट बनना भी तो जरूरी था। सो उन्होंने खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिन्होंने कॉलोनियल रूल्स को यानी लॉज को रिप्लेस करना था, और एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना था जिस जो किसके ऊपर निर्भर था, डेमोक्रेसी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, सेल्फ रूल के ऊपर, एक फ्री नेशन जो हमें जरूरत थी, अ लीगल फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय इट्स ओन पीपल, यानी हमारे खुद के लोगों ने बनाया था हमारे लिए, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 6 दिसंबर 1946, कैसे, कब, 6 दिसंबर 1946, और अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, किसके अंडर, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। और इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, ये ड्राफ्ट कर रही थी, वाज टू ड्राफ्ट एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली ड्राफ्ट करना था कि हमारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो किन रूल्स के ऊपर चलेगी, हमारा संविधान क्या कहेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगा। Now, the first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. जो पहली मीटिंग थी Constituent Assembly की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 Constitution Hall में, which is now the Central Hall of Parliament. किस हॉल में हुई थी, Constitution Hall में, जिसे हम Central Hall of Parliament बोलते हैं, न्यू दिल्ली में, ठीक है। बहुत बेसिक है, ये चीज समझनी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, पार्लियामेंट सिस्टम नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ नहीं पता है, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, ये चीजों की कमी हमेशा रहेगी आपके पास। देन कॉम्पोजिशन, अब इसमें कौन कौन थे। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 389 मेंबर्स, ठीक है, ओरिजिनली तो इतने सारे मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1946, द स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू, और स्ट्रेंथ कम होके आ गई थी 299 मेंबर्स पे। अब दीज मेंबर्स रिप्रेजेंटेड प्रोविंसेस, princely states, communities and diverse social groups,
तो अलग अलग चीजों को ये लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग प्रोविंसेस को, प्राइंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग कम्युनिटीज को तक रिप्रेजेंट किया जा रहा था। यानी कि जो इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हो गए, चाहे वो स्टेट्स के थ्रू हो, कम्युनिटी के थ्रू हो, जितनी भी डाइवर्सिटीज है उन सबको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी था कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो सबकी रजामंदी और सबका एक जो हमें कंट्रीब्यूशन है, हर तरीके के लोगों का, हर तरीके के कम्युनिटी के लोगों का, हर तरीके के ग्रुप्स के लोगों का होना जरूरी था। The assembly included lawyers, scholars, freedom fighters, administrators, and social reformers, ensuring wide representation of Indian society. ठीक है, सो ये लॉयर्स, स्कॉलर्स, फ्रीडम फाइटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ये सब थे उसमें शामिल। काफी अच्छे पढ़े लिखे लोग शामिल थे उसके अंदर, जिससे ये पता चल रहा था कि भाई एक बहुत बढ़िया सोसाइटी का ये निर्माण करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, रूल सेट करने जा रहे हैं, विच इज जो आगे चल के हमारी कंट्री को चलाएगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पता होनी चाहिए आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। या कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम याद कर लीजिएगा, वैसे आपको याद होगा बट वो यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं यू शुड रिमेम्बर। देन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन H.C. Mukherjee and V.T. कृष्णाचार्य सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये नाम भी आपको याद करने होंगे। सर B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor and responsible for preparing the initial यानी starting draft and guiding the assembly on constitutional matters। तो वो कौन थे? सर B.N. Rao। तो ये आपके पास मेजर कमिटीज हैं जिसका मैंने ये लगाया है। इसमें यूनियन पावर की जो कमिटी थी वो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर ही थी। स्टेट्स कमिटी भी उन्हीं के अंडर थी। देन आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज इन ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो इस टाइप की कमेटी को भी सरदार पटेल ही हैंडल कर रहे थे। देन फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपाली थे। तो ये सारी इस तरीके से हैं, मैं इसको पढ़ भी दूंगी तो भी आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, तो इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेक श्योर कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग कि आपको ये आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Now, drafting committee of the constitution. The drafting committee was formed. जो drafting committee थी वो form हुई थी 29 August 1947 to prepare the final draft of the constitution. Dr. B.R. Ambedkar was appointed chairman of the committee. तो कौन थे इनके chairman? Dr. B.R. Ambedkar. जो बाकी other members were K.M. Munshi, Aladhi Krishnaswamy Iyer and N. Gopal-Swamy Iyer, नहीं, अयंगर, सॉरी, रियली सॉरी, अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला, देवी प्रसाद खेतान एंड BL मित्तर। ये सारे लोग जो थे ये बाकी मेंबर्स थे उस कमेटी के, जो फाइनल ड्राफ्ट कमेटी थी। और जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड ये इसमें जो ड्राफ्ट होनी थी, मतलब ये फॉर्म कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। सो ये मेन मेन चीजें हैं आपको इस स्लाइड से जो याद रखनी है। ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। नाउ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या रोल था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उनका बहुत बड़ा रोल था, सेंट्रल रोल था उनका कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में। एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ही कोऑर्डिनेटेड डिबेट्स, उन्होंने डिबेट्स कोऑर्डिनेट की, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया एंड translated complex ideas into clear legal language। जो मुश्किल आइडियाज थे उनको क्लियर लीगल लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया। ही emphasized constitutional morality, social justice एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। इनका ध्यान रखा गया कि माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन हो और सबको अपने खुद के इंडिविजुअल राइट्स मिले, सोशल जस्टिस मोरालिटी के दम पे ये सब चीजें बनी रहे, यानी सब कुछ फेयर हो। Then time and process of drafting. The constitution took 2 years, 11 months and 18 days to complete. The Constitution Assembly conducted
11 सेशंस ओवर 165 वर्किंग डेज। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो यू मेक श्योर कि आप इसे लर्न कर लो। अ टोटल ऑफ 7,635 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, अब अलग है, डिफरेंट है जिनके नंबर्स, आउट ऑफ विच 2,473 वर एक्सेप्टेड, यानी इतने चेंजेस प्रपोज हुए थे बट इतने ही एक्सेप्ट हो पाए थे डिटेल डिस्कशंस और डिबेट के बाद। सारे डिस्कशन हो गए, डिबेट हो गई उसके बाद। ठीक है, ये सारा टाइमलाइन है इसके अंदर, टाइमलाइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो ट्रांसफर करेंगे पावर्स। 22 जुलाई 1947 में हमारा जो फ्लैग था वो अडॉप्ट हुआ था, एंड 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया से नहीं बनाया गया है, बनाया इंडिया के थ्रू गया है, लेकिन उसके जो सोर्सेज है वो अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगह से लिए गए हैं। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो उसने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड किंगडम से। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, वो थे यूनाइटेड स्टेट से। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे वो आयरलैंड से थे, एंड द फेडरल स्ट्रक्चर फ्रॉम कनाडा। सो ये जो फीचर्स थे ये एक्चुअली हमें मॉडिफाई किए गए थे टू सूट इंडियन यूनिक सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। अलग अलग जगह से लेने की इसलिए जरूरत थी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री थी, हमें हर चीज को मद्देनजर रखते हुए चीजों को बनाना था। हम एक ही रूल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते थे कि वो कंट्री ऐसे चला रही है अपने देश को, मतलब कि वो गवर्नमेंट अपनी कंट्री को ऐसे चला रही है तो हम भी ऐसे चलाएंगे, नहीं। हमें अपने अकॉर्डिंग देखना था कि हमें जहां जाके जो जो चीज अच्छी लग रही है। बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझो कि आप अगर अपनी प्लेट जो है उसको अपना लगा रहे हो, तो आप सारी चीजें जो है जो कोई और अपनी प्लेट में रख रहा है वो सब चीजें नहीं लोगे, आप कुछ कुछ चीजें जो आपको पसंद है, जो लगता है आपके लिए सही है, वो आप लोगे। ऐसे जो हमारी कंट्री के लिए सही था हमने वो सारी चीजों को अडॉप्ट किया। सो ये सोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, रशिया से, एंड आयरलैंड एंड कनाडा से जो हमने लिए थे। इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट देयर वाज नथिंग, मतलब इसमें कुछ है नहीं जो मैं आपको समझा चुकूं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। members of the constituent assembly signed the constitution। members of the constitution assembly ने constitution को sign किया था 24 जनवरी 1950 को। it came into force on 26 जनवरी 1950, a date chosen to commemorate the declaration of Purna Swaraj made on 26 January 1930। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आता है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, as you all know, so all branches of the government derive their authority from it। जिनको भी अथॉरिटी पावर सब कुछ मिला है वो यहीं से मिला है गवर्नमेंट को, और वो बाउंड है कि वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करेंगी और वो इसके प्रोविजंस मानेंगी। इवन पार्लियामेंट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है, एज एस्टैब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशव नंदा भारती केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप नया नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो केशव नंदा भारती धीरे धीरे आपका अपना बन जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट केस है। तो अब यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस और कंसर्न्स है कि इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन इज अ जुडिशियल कंस्ट्रक्ट नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, then enforce the importance of constitutionalism, which limits state power and authority, strengthens judicial activism, even overreach through excessive power of the judicial review। ये टेबल important बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मैं इसलिए इसको पूरा अभी नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज इफ यू आर न्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस टेबल को हम आगे भी अपने वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें हम इसको धीरे धीरे करके एक एक वर्ड से समझेंगे। ठीक है, now importance of constitution, the constitution protects fundamental rights। जो constitution है वो हमारे fundamental rights को protect करता है, equality before law provide करता है, limits करता है, power के misuse ना कर पाए कोई भी, इस बात का ध्यान रखता है, and it balance authority with accountability, and informed citizenry is essential for the success of constitutional democracy in India। So now this is the structure of the constituent assembly।
एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इनमें कौन था? प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे ओवर द असेंबली। फिर आते हैं हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट, जो कि थे एच सी मुखर्जी एंड बी टी कृष्णमाचार्य। देन आते हैं हमारे एडवाइजर, सर बी एन राव, ठीक है, जिन्होंने इनिशियल यानी स्टार्टिंग में ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था सबसे पहले। देन ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होती है, जो कि होती है 29 अगस्त को 1947 में। उनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये सारे लोग जो मैं आपको ऑलरेडी हमारे वीडियो में बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड सो चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी, जो इनके चीफ थे वो एस एन मुखर्जी थे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, क्लैरिटी मिली हो, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर नीडेड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।